बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2017 वन पेपर का सेक्शन सी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसमें बहुत से क्वेश्चंस पीछे जो आप 2016 के पेपर्स कर चुके हैं उनमें से बहुत सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इस चीज़ को आपने देखना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें या तो स्लाइड चेंज के साथ या फिर एज इट इज़ चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, यानी कि ग्रुप 2 मेटल्स की बात हो रही है और उनके कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स को अगर हम हीट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, कौन जो है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, या उनकी स्टेबिलिटी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ कर रही है डिक्रीज़ कर रही है, क्या है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आपने बताने हैं। तो प्रॉपरली अगर आपने इसका आंसर याद किया होगा तो टाइम भी कम लगेगा अटेम्प्ट करने में। ठीक है, और आपके मार्क्स भी फुल आएंगे। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि हाँ ये लाइन भी लिख दूँ, क्या लिखा हुआ था ये वो, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स के, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स की। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपने मस्ट याद करने हैं। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ग्रुप 2 नाइट्रेट्स, ग्रुप 2 कार्बोनेट्स। ठीक है, सबसे पहले आप बताएं, ऑल द कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 डिकम्पोज ऑन हीटिंग एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, यानी अपने अपने अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक हो गया, और अब आप ये इक्वेशन लिख दें, यानी कोई भी मेटल होगी ग्रुप 2 की, वो उसका कार्बोनेट होगा, हीट करेंगे तो वो हमारे पास मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक हो गया, उसके बाद आपने बताना है ट्रेंड क्या है, यानी टॉप टू बॉटम हम जब ग्रुप 2 में जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मतलब सबसे पहले ब्रिलियम होता है ना, तो ब्रिलियम को हीट करेंगे तो ये थोड़े टेम्परेचर पे जो है डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम नीचे मूव करेंगे, ब्रिलियम टू मैग्नीशियम मूव करेंगे, फिर कैल्शियम मूव करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि वो थर्मली स्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप जो कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट करने पे वो डिकम्पोज होंगे, तो इसके लिए आप टेम्परेचर्स लिखेंगे क्योंकि आपने ऊपर ट्रेंड बता दिया है कि डाउन द ग्रुप जो है थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो आप टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ हैं वो इस चीज़ को प्रूव कर रही हैं। ब्रिलियम कार्बोनेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैग्नीशियम कार्बोनेट 540, कैल्शियम कार्बोनेट 900, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट 1290, बेरियम कार्बोनेट 1360। तो ये याद करने हैं टेम्परेचर की वैल्यूज़। ठीक हो गया, नेक्स्ट है आपके पास पहले तो आपने कार्बोनेट्स को एक्सप्लेन कर दिया, अब नाइट्रेट्स को करेंगे, फिर रीजन एट द एंड लिखेंगे। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द ग्रुप 2 नाइट्रेट्स, all the nitrates of group 2 decompose on heating at appropriate temperature and produce metal oxide, nitrogen dioxide and oxygen। ठीक है, जो जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं। अब ये देखें, हमने जर्नल इक्वेशन लिखी है, कोई भी मेटल है उसके नाइट्रेट्स हैं। ठीक है, अब आप ये यहाँ पर देख लें कि नाइट्रेट का -1 होता है ना, तो इसलिए एक मेटल के साथ 2 नाइट्रेट्स लगेंगे। ठीक है, उसको हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब उसके साथ आप कोई और ये जैसे मैग्नीशियम या बेरियम का आप करके दिखा भी सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है तो मैंने भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अदरवाइज अगर आप जस्ट जर्नल ही इक्वेशन लिखते हैं तो भी ठीक ही है। ठीक हो गया, अच्छा अब इसका ट्रेंड लिखते हैं। ठीक है, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब अब थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट्स की भी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप और नाइट्रेट्स की भी इंक्रीज हो रही है, दोनों की इंक्रीज हो रही है। तो रीज़न क्या है? ठीक है, अब आपने बताना है, पहले तो आप बता दें इनके नाइट्रेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, यानी ये जो मेटल के नाइट्रेट्स हैं मैग्नीशियम बेरियम वगैरह। ठीक है, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो करने के बाद हम रीज़न बताएंगे। द नाइट्रेट्स आर वाइट सॉलिड्स एंड ऑक्साइड्स प्रोड्यूस आर आल्सो वाइट सॉलिड्स। ठीक है, एक तो इनके कलर के बारे में बताया, फिर है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, वो अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। एंड अब मैग्नीशियम और कैल्शियम के नाइट्रेट्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है अलग से कि दे नॉर्मली हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम उसको हीट करते हैं ना, ठीक है, तो सबसे पहले वो अपने ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर डिजॉल्व होकर थोड़ा सोल्यूशन बना देते हैं, कलरलेस सोल्यूशन, और उसके बाद फिर डिकम्पोजिशन होती है। तो ये स्पेशली मैग्नीशियम और कैल्शियम के नाइट्रेट्स के साथ ही है। ठीक है, तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम नाइट्रेट्स नॉर्मली हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड द सॉलिड में डिजॉल्व इन इट्स ओन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू मेक अ कलरलेस सोल्यूशन बिफोर इट स्टार्ट्स टू डिकम्पोज। यानी इसको हम डिकम्पोज करने के लिए हीट कर रहे होंगे तो पहले हमें नजर आएगा कि पहले कलरलेस सा सोल्यूशन बन गया और उसके बाद फिर डिकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे रीज़न लिख रहे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि कैटाइंस ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स हैव स्मॉलर साइजेस एंड ग्रेटर चार्ज डेंसिटीज एट द टॉप। यानी अब बताया जा रहा है कि जो टॉप वाली मेटल्स हैं उनका साइज़ भी छोटा है, ठीक है। जैसे कि अब हम अगर देखें टॉप टू बॉटम मूव करते हुए हमारे पास साइज़ जो है वो इस तरह से, यानी स्टार्ट में साइज़ छोटा है और बॉटम पे जाते हुए साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो फिर टॉप वाली जो हमारे पास मेटल्स हैं उनका स्मॉल साइज़ है और ग्रेटर चार्ज डेंसिटी है एंड हैव ग्रेटर एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट एंड पोलराइज द नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट आयंस। अब रीज़न आप दोनों की इकट्ठी बता रहे हैं कि जो भी मेटल है, मेटल के अगर नाइट्रेट्स हैं, ठीक है, और या मेटल के कार्बोनेट्स हैं, तो दोनों को अगर स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ की मेटल्स हैं, तो वो बहुत अच्छे से इनको क्या कर सकती हैं, डिस्टॉर्ट कर सकती हैं इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है, इनको पोलराइज कर सकती हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगी, जब पोलराइज करेंगी, डिस्टॉर्ट करेंगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ से इजीली टूट जाएंगे, हैंस फैसिलिटेट द डिकम्पोजिशन। यानी यहाँ से क्या होगा कि मेटल जो है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगी और एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी, और फिर आपको पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और कार्बोनेट्स की फॉर्म में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा मेटल के ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। तो ये मेन बेसिकली रीज़न थी, और दोनों की रीज़न आपने इकट्ठी एक्सप्लेन की है कि जो टॉप ऑफ द मेटल्स हैं उनका स्मॉलर साइज़ है, ग्रेटर चार्ज डेंसिटीज़ हैं एट द टॉप, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। यानी हम टॉप वाली मेटल्स की बात करें, एंड ग्रेटर एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट एंड पोलराइज द नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट आयंस, हैंस फैसिलिटेट डिकम्पोजिशन। और फिर हम जब नीचे की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर साइज इंक्रीज कर रहा है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द मेटल कैटायंस इंक्रीजेज विच डिक्रीजेज इट्स एबिलिटी टू पोलराइज, ठीक है। यानी जब साइज बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई है, तो वो जो पोलराइज करने की एबिलिटी थी नाइट्रेट और कार्बोनेट आयंस को, वो कम हो गई है, तो इस वजह से इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, डिकम्पोजिशन नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, सो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट्स एंड मेटल कार्बोनेट्स इंक्रीजेज एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पर आपने दोनों का एक साथ जो है वो रीज़न लिख दिया। पहले कार्बोनेट्स की इन्फॉर्मेशन लिखी, यानी वो क्या क्या बना रहे हैं डिकम्पोज होके, और उनके टेम्परेचर्स लिखे, फिर नाइट्रेट्स की इक्वेशंस लिखी और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रा वो बताई, और एट द एंड 3 पॉइंट्स में आपने रीज़न एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, अ नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अलोंग विद देयर आयोपैक नेम्स। तो यहाँ पर आपको कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं प्रॉपरली याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि अगर आप उनको एग्जाम्पल्स में कोट कर सकें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आइंस। यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, यानी उनके अंदर यानी कॉम्प्लेक्स किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, या आइंस होते हैं, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स आइंस होते हैं, यानी वो पॉजिटिव या नेगेटिव आइन हो सकता है। यानी ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स आइंस होंगे जिन कंपाउंड्स के अंदर, और जब हम इनको, ऑब्वियसली बात है कि जब हम डिज़ोल्व करेंगे, जैसे कि अगर हम सिंपल सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास सोडियम आइन और क्लोराइड आइन में चला जाता है ना। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनको जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो उनका ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कॉम्प्लेक्स आइन होता है, तो ये फर्दर टूटता नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स आइंस, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स आइंस कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। अब इनकी जो है वो देख लें, such compounds are formed by the coordination of an electron pair donor to the metal atom or ion। अब ये बनते कैसे हैं, यानी यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन बता रहे हैं कि पहले तो पर डेफिनेशन बता दी ना कि जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स आइंस होंगे, और जो यानी ये कॉम्प्लेक्स आइंस और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, सच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड by the coordination of an electron pair donor to metal atom or ion। यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा जिसको हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है, यानी इसकी कोऑर्डिनेशन होगी बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर
ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेशन किसके साथ होगी, मेटल एटम के साथ होगी या मेटल आयन के साथ होगी। मतलब मेटल जो है वो न्यूट्रल भी हो सकती है और आयनिक फॉर्म में भी हो सकती है। तो सिंपली ये इस तरीके से बनते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू द मेटल एटम और मेटल आयन। ठीक है, उसके बाद आपने एग्जांपल्स लिखनी है। ऑब्वियसली बात है एग्जांपल्स याद ही करनी पड़ेंगी, और यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्ली आपको कहा है कि एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन की एग्जांपल दें, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन की एग्जांपल दें और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल दें। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास आ जाता है निकल टेट्रा कार्बोनाइल निकल। ठीक है, तो अब निकल की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। ठीक है, यानी पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 0 है तो कार्बोनाइल तो है ही न्यूट्रल, तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी, इसकी भी 0 हो गई। और क्लोरीन के ऊपर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कुछ है मेटल या नॉन मेटल तो उसका पहले आयन यानी चार्जेस लगाते हैं और फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ मूव करते हैं। तो 3 क्लोराइड आयंस के ऊपर 3 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3 हो गया, और अमोनिया न्यूट्रल है और इस वजह से मेटल के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि +3 और 0 आपस में मिलकर जो है वो +3 बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। और फिर हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 4 पोटेशियम है तो ये +4 हो जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 हो जाएगा, और एक साइनाइड के ऊपर -1 होता है तो 6 के ऊपर -6 हो जाएगा। अब -6 के साथ यहाँ पे +2 होना चाहिए ताकि ये दोनों सॉल्व करके -4 बना दें। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर चूंकि नेगेटिव है इसलिए इसको फिरेट लिखेंगे। तो ये देखें पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट 2। ठीक है, तो ये आपने सारे अलग अलग से याद करने हैं क्योंकि प्रॉपर्ली उन्होंने नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की ही एग्जांपल्स पूछी हैं, तो वही लिखी जाएंगी तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3C, हाउ वुड यू प्रिपेयर लेजाइन सोल्यूशन, फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ यूज्ड। तो यहाँ पर देखें प्रॉपर्ली लेजाइन सोल्यूशन जो है आपने पहले बताना है कि ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, फिर उसकी आपने बताना है कि ये कैसे प्रिपेयर होता है। लेजाइन सोल्यूशन इज प्रिपेयर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, यानी नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको डिटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। जब लेजाइन सोल्यूशन बन जाता है तो उसको हम जो है वो 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में डाल देते हैं और फिर डिफरेंट इसके अंदर रिएजेंट्स डाल के उनकी डिटेक्शन करते हैं। जो हमें रिक्वायर्ड कलर्स मिल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है एलिमेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो इसकी जो है वो आपको हेल्पिंग वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इसको लिखना कैसे है, इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, ये देखें प्रॉपर्ली, और एट द एंड इसकी क्वेश्चंस भी लिखनी है। तो इसको अंडरस्टैंड आपने हेल्पिंग वीडियो से ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि जब भी पेपर स्टार्ट होता है तो उससे पहले उसकी हेल्पिंग वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो इक्वेशंस है ना, कुछ स्टूडेंट्स, अब वही बात है कि जब मार्क्स नहीं आते तो कहते हैं मार्क्स नहीं आए, वो सिर्फ पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं 7 पॉइंट्स इसको सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के। आप अगर जस्ट यही लिखेंगे और ये इक्वेशंस नहीं लिखेंगे, और इन इक्वेशंस में भी कुछ थोड़ी सी आप कह लें कि बुक में शायद कम लिखी हुई है या मिस्टेक है, तो यहाँ पर प्रॉपर लिखी है, तो आपने यही वाली इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, जब लेजाइन सोल्यूशन प्रिपेयर होगा तो उसमें जो आपके पास नाइट्रोजन है वो सोडियम साइनाइड की फॉर्म में आपको मिलेगा, नाइट्रोजन और सल्फर अगर दोनों हैं तो सोडियम थायोसाइनेट की फॉर्म में मिलेगा, सल्फर जो है वो सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में नज़र आएगा, और हैलोजन सोडियम हैलाइड की फॉर्म में नज़र आएगा, और फिर ये फर्दर डिटेक्शन के लिए हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो ये ऑलरेडी जो है वो रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, व्हाट इज कैनिजरोज रिएक्शन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन यूजिंग सूटेबल एग्जांपल। अगेन एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजरोज रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और बहुत से पेपर्स में ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एज इट इज़ जो रिपीट हो रहा है तो वो भी आपको मैं यहाँ पर मैंशन कर दूंगी, तो ये एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4C, स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइलिन हाउ वुड यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब एसिटाइलिन का ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइलिन हम किसको कह रहे हैं। तो दिस इज़ इथाइन। ठीक है, इथाइन से आपने क्या क्या बनाना है, एसिटल्डिहाइड और 1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन। तो ये एसिटल्डिहाइड जो प्रिपेयर हो रहा है तो ये बहुत से पेपर्स में पीछे भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसमें आपने सिंपल वाटर ऐड करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 और 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और साथ फिर सेकंड स्टेप में रीअरेंजमेंट करनी होती है। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है एज इट इज़ 2016 के सेकेंड पेपर में सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसके अलावा भी ये क्वेश्चन इस तरह से रिपीट हो जाता है कि आपके पास एसिटाइलिन जो है वो 2 कार्बन इथाइन है।
ठीक है। तो कहीं पर ये प्रोपाइन में वाटर की एडिशन पूछी हुई है कि उसमें बताएं कि प्रोपाइन में वाटर कैसे ऐड होता है, ठीक है। तो उसमें भी ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा यानी एसीटोन बनेगा। तो मतलब रिएक्शन तो यही होता है, रीअरेंजमेंट भी यही होती है। तो स्लाइड चेंज के साथ भी ये क्वेश्चन आ सकता है, सेम एज इट इज़ ये भी रिपीट हो सकता है। तो 1122 डाई टेट्राब्रोमो इथेन कैसे प्रिपेयर होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि हमने ब्रोमिनेशन एक दफ़ा करनी है तो 2 ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे, तो ये अपने अपने अपोजिट साइड पे ऐड करने हैं क्योंकि बल्कि ग्रुप्स हैं, सेम साइड पे नहीं लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब दोबारा से ब्रोमिनेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इनका ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल इनके दरम्यान में अरेंजमेंट हो जाएगी। ये आपको देखने में लग रहा है कि ये आप इसमें 90 डिग्री पर हैं, ये 90 डिग्री पर नहीं होते, ठीक है। ये टेट्राहेड्रली आपस में एक दूसरे से जो है वो अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है वो आपके पास एडिशन ऑफ ब्रोमीन थी 2 स्टेप्स में। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5A, हाउ डज एन एंजाइम वर्क यूजिंग लेबल डायग्राम एक्सप्लेन 2 मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपने एंजाइम का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है 2-3 पॉइंट्स में कि जो एंजाइम है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, एन मीन्स इन और जाइम मीन्स यीस्ट, ठीक है। तो यानी यीस्ट में एंजाइम्स होते हैं तो उस तरीके से, और ये ऑब्वियसली बात है रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहलाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स को इसलिए हम कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। अब ये आगे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है तो क्या क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है हमें पता है कि कैटलिस्ट है तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। विच ऑल्टर द स्पीड ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द लिविंग बॉडीज़, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं तो इसलिए ये लिविंग बॉडीज़ के अंदर स्पीड ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। फिर है ये कि एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यानी इनकी जो नेचर है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। विच आर क्वाइट स्पेसिफिक इन एक्शन एंड सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। यानी ये जो टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनकी जो आपका कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको जो है वो अफेक्ट करते हैं। अगर पीएच बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी तो भी ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो भी ये एंजाइम्स जो हैं वो डी नेचर हो जाते हैं और रिएक्शन को फास्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक एक्शन होते हैं, ठीक है। यानी कुछ रिएक्शंस हैं जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स ही रिक्वायर होते हैं, उनके अलावा ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता, ठीक हो गया। अब हम इसका जो है वो बता देते हैं। एट द एंड एंजाइम्स आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। यानी जब रिएक्शन हो रहा होता है तो ये नहीं है कि एंजाइम्स खुद किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये काम कैसे करते हैं अब हम बताएंगे कि व्हेन एंजाइम्स अटैचेस द सबस्ट्रेट टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है। सिंपल ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वो टेम्परेरी होता है। एंजाइम कैटलाइजेज द रिएक्शन, उसके बाद एंजाइम जो है वो जब उसके साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और लास्ट में हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक हो जाता है इनटू एंजाइम्स एंड द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि एंजाइम्स कैसे वर्क करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर रिएक्शन होगा और सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट एंजाइम विल कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट एंड देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स इनटू एंजाइम एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये देखें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम एंड प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अब आपके पास 2 मॉडल्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। लॉक एंड की मॉडल, इसके 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले किसने प्रपोज किया और किस ईयर में, 1894 में जर्मन केमिस्ट एमल फिशर प्रपोज्ड अ लॉक एंड की मॉडल, एक पॉइंट ये हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेसेस स्पेसिफिक शेप्स, यानी उनकी स्पेसिफिक शेप्स होती हैं। जैसे कि एक लॉक जो होता है, लॉक के अंदर जो ग्रूव्स होते हैं वो स्पेसिफिक तरह के होते हैं, ठीक है। इस तरह करके ये लॉक है। तो अब की भी जो है वो इसी तरीके की जो है वो की इसके अंदर जो है वो फिट होगी, ठीक है। ये की है, ये लॉक है, तो इट मीन्स कि उनकी स्पेसिफिक शेप्स होती हैं दैट एग्जैक्टली फिट इनटू वन अनदर, ठीक हो गया। एंड लास्ट में आपने कहना है कि दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि कोई ख़ास रिएक्शन है या कोई ख़ास एंजाइम है वो किसी एक ख़ास सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच हो सकता है, बड़े स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स फॉर द रिएक्शन। यानी यहाँ से इस लॉक एंड की मॉडल से एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी जो है वो एक्सप्लेन हो रही है, ठीक है। यानी स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही कंबाइन होगा। उसके बाद ये आपको डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो हाफ मार्क्स तो पहले ही कट जाएंगे, ठीक है। अगर 4 नंबर का 2 नंबर मिलेंगे, अगर 6 मार्क्स का 3 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है।
तो ये इतनी मुश्किल मुश्किल शेप्स अगर नहीं बन रही तो जैसी भी बन रही हैं तो वो फिर ऑब्वियसली बात है कि फिर सबस्ट्रेट की भी वैसी ही आपने बनानी है शेप, ठीक है। तो प्रॉपरली इसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगा। अब ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, जिसको हमने एज अ सबस्ट्रेट लिया हुआ है, ये एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है। देखें दोनों की सेम जो है वो स्पेसिफिक शेप है, फिट इनटू वन अनदर, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। कंबाइंड एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ये कॉम्प्लेक्स बन गया है और फिर रिएक्शन परफॉर्म हुआ है और जो एंजाइम था उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में दो प्रोडक्ट्स आ गए हैं और ये एंजाइम उसी तरीके का हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंड्यूस फिट मॉडल। इसमें भी 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपने। सबसे पहले किसने जो है वो प्रपोज किया? इन 1958 एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड सजेस्टेड अ मॉडिफिकेशन टू लॉक एंड की मॉडल। यानी उसने कहा कि लॉक एंड की मॉडल तो बहुत ही स्पेसिफिक है, हमारे पास उतने नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं लेकिन एंजाइम्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। इसका मतलब है कि एंजाइम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा रिएक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट्स के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। और उसने प्रपोज किया इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। अब ये क्या करता है? अब इसके भी आपने टोटल 3 पॉइंट्स लिखने थे, 1 पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर, यानी जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो रिजिड नहीं है, रादर देन मोल्डेड इनटू रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। वो अपनी यानी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो अपनी शेप्स चेंज करती रहती है, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल। अब देखें जैसे हमने कहा था कि लॉक एंड की मॉडल बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा मिलियन अगर रिएक्शंस हैं तो उनके लिए मिलियन एंजाइम्स होने चाहिए, मिलियन सबस्ट्रेट्स के साथ अटैच होने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना इंड्यूस फिट मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ नंबर ऑफ एंजाइम्स ही सारे के सारे ऑल रिएक्शंस को जो है वो कैटेलाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी शेप्स चेंज कर रहे होते हैं एक्टिव साइट की। सो इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। अब ये देखें ये एंजाइम था, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट था। तो सबस्ट्रेट की जो शेप है वो एंजाइम की शेप के यहाँ से देखें मैच नहीं कर रही थी, यहाँ से ये इस तरह से था और ये इस तरह से था। तो एंजाइम ने क्या किया? अपनी शेप चेंज कर ली। इधर से ये देखें एंजाइम ने अपनी शेप चेंज कर ली, बिल्कुल वैसी ही बना दी जैसे सबस्ट्रेट की थी, ठीक हो गया। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और देन फर्दर ये जो है वो ब्रेक हो जाता है इनटू यानी एंजाइम एंड द प्रोडक्ट्स। और फिर अगेन अगर कोई और सबस्ट्रेट आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी और जो है वो डिफरेंट कर देगा शेप। तो ये बहुत ही आसान है लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप प्रॉपरली इनकी जो ईयर्स हैं, साइंटिस्ट के नेम्स हैं और इनकी ये जो डायग्राम्स हैं ये बहुत अच्छे से आप ड्रॉ करें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6 अगेन एज इट इज़, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। व्हाट इज इंडस्ट्रियल स्मोक एंड राइट कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो आपने रिड्यूसिंग स्मोक और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक पढ़ा है। जो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक थी, ठीक है, उसको हम फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं और उसकी कुछ कंडीशंस थी वो हमने बहुत डिटेल में 2016 सप्ली 1 के पेपर में क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और ये एज इट इज़ यहाँ पर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने सारा का सारा सेक्शन सी डिटेल से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया। बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, आपने उनको पुराने पेपर से ही जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।